Dr. Rana's lectures. Nobody does it better. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रेहान राना। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैंक स्टारलिंग कर्व्स। ये पढ़ने से पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जितना ज़्यादा प्रीलोड बढ़ता है उतने ज़्यादा क्या बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है। ऐसा है कि नहीं है? यानी कि ये वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल के अंदर जितना ज़्यादा फ्लूइड आएगा, लैप्लेस लॉ मैंने बताया था पिछली दफ़ा, उतनी ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेच बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी, इसके ऊपर लेंथ बढ़ेगी। तो बेसिकली यही बात फ्रैंक स्टार्लिंग ने अपने एक ग्राफ के अंदर शो की है। अब जब टेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। टेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी हार्ट की। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बेसिकली जो फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व है वो प्रीलोड और स्ट्रोक वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशनशिप है, और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे कि आपने देख लिया, सारी चीज़ें आपस में डायरेक्ट रिलेशन के अंदर मैंने बनाई हैं। तो इसको अब ड्रा करते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग की तरह और देखते हैं कि क्या निकलता है। बहुत इजी है, कोई समझने की ज़्यादा बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट करें, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग उसने जो है ना ड्रा किया है फ्रैंक स्टार्लिंग ने एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि प्री लोड, ठीक है। और वाई एक्सेस के अलॉन्ग उसने क्या ड्रा किया है, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि डायरेक्ट रिलेशन है, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम। जितने ज़्यादा एन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। तो चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है इनका, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अब होता ये है, ये कि जैसे जैसे प्रीलोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। यानी कि जितना फ्लूइड एक वेंट्रिकल के पास आएगा उतना उसे निकालना पड़ेगा। जो नॉर्मल हार्ट होता है वो यही करता है, जैसे एक्सरसाइज के अंदर या फिर और भी चीज़ें जो होती हैं, फ्लूइड ज़्यादा आ गया है, यानी कि प्रीलोड बढ़ गया है, तो उससे क्या होगा, उसे ये होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा नॉर्मल हार्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन एक फेलिंग हार्ट के अंदर क्या होता है, फेलिंग हार्ट के अंदर ये कर्व ऐसे हो जाता है, थोड़ा आगे चला जाता है, ठीक है। इसका नुकसान क्या है, एक मिनट, ऐसे। अच्छा, हुआ ये है कि प्रीलोड के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा जितना कि बढ़ना चाहिए, यानी कि नॉर्मल लिमिट तक नहीं जा रहा। वजह इसकी ये है कि हार्ट एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, यानी कि जैसे हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर, फेलिंग हार्ट है ना, हार्ट फेलियर किस वजह से होगा जी, एमआई की वजह से होगा, एक डेड टिश्यू आ गया उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, और भी चीज़ें जिस तरह हार्ट, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स अगर हम दे दें, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती हैं, वो भी इसी तरह का प्रोड्यूस करेंगी ग्राफ। और तीसरी चीज़ क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन क्यों कहा है मैंने, जैसे एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ठीक है, निमोडिपिन, ये क्या है, ये डाइहाइड्रोपिरिडीन्स हैं। ये वेसल्स पे एक्ट करती हैं, ये हार्ट पे एक्ट नहीं करती। जो दूसरी हैं जैसे डिल्टाइज़म है और विरापेमिल है, वो है नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो एक्ट करती हैं हार्ट पे, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेंगी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे तो कैल्शियम हार्ट के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल इज दैट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है नीचे वाला, ये दूसरा मैंने बनाया था, एक सेकेंड, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ शो हो रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, ग्राफ पर क्या असर पड़ेगा, वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, सिंपल है। नॉर्मल हार्ट है तो वो अकोमोडेट कर सकता है मोर प्री लोड को, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाले नहीं है। अच्छा, अब अगली जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं वो है रेजिस्टेंस, प्रेशर और फ्लो क्या होता है। रेजिस्टेंस, प्रेशर और फ्लो, यानी कि आपको लेके जा रहा हूँ मैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6, फ्लूइड डायनामिक्स, याद होगा आपको, जिसके अंदर ड्रैग फोर्स पढ़ा था, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा था, याद होगा कुछ आपको, ठीक है। उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फ्लो रेट, क्या पढ़ा था, फ्लो रेट। फ्लो रेट वाज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है,
A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये आप सबने पढ़ रखी है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी चीज़ें मतलब कि यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशन है इसकी, वो आप लोगों को बताता हूँ। A1 V1 A2 V2 का मतलब ये है कि एक पाइप है जिसका यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका। अब यहाँ पे अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, यानी कि अगर A1 कम है तो V1 को बढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी इक्वल टू A2 एंड V2। ठीक है, आगे क्या हुआ है अगले सेक्शन में देखें। एरिया कम हो गया है और वेलोसिटी क्या हो गई है, एरिया बढ़ गया है और वेलोसिटी कम हो जाएगी इसके अंदर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये स्टेट करती है। तो चूँकि फ्लो रेट है, फ्लो रेट जो है ना एक पाइप के अलोंग सेम रहता है, जो एक इंक्लोज्ड सिस्टम होता है उसके अलोंग सेम रहता है। इसकी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इम्प्लीकेशन है, सोचने की बात है। इम्प्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त इम्प्लीकेशन है। अब एओर्टा को अगर देखा जाए, एओर्टा एक बड़ी डायमीटर वाली वेसल है, ठीक है, सबसे बड़ी वेसल यही है हमारी। आगे जाते जाएं तो ये डिवाइड होती है किसके अंदर, आर्टरीज में, फिर आर्टीरियोज के अंदर, फिर उसके अंदर कैपिलरीज बनती हैं आगे जाके छोटे छोटे छोटे, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे जैसे एओर्टा से हम आगे जाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाता है, ठीक है। अब एओर्टा तो एक वेसल है और सप्लाई करना है पूरी बॉडी के अंदर, तो इतने से डायमीटर वाली वेसल तो पूरे उसके अंदर नहीं सप्लाई कर सकती ना, पूरी बॉडी के अंदर। तो आगे जाके अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, यानी कि मल्टीपल चैनल्स बना दिए हैं एओर्टा के अंदर, आपको पता ही है। आर्टरीज, आर्टरीजियोल्स और फिर कैपिलरीज, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एओर्टा से ज़्यादा होता है। कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक आर्टरी या एक आर्टीरियोल या एक कैपिलरी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इसीलिए जो क्या क्या होता है, यानी फ़र्ज़ करें अगर इसको मैं ड्रा करना चाहूँ कंबाइन करके सबको, तो एओर्टा क्या होगी, एओर्टा यूँ होगी, फिर आर्टीरियोल आ जाएंगी, फिर कैपिलरीज आ जाएंगी। तो कैपिलरीज तक पहुँचते पहुँचते क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं एक कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रा नहीं कर रहा मैं पूरी बॉडी की कैपिलरीज को कंबाइन करके जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है एओर्टा की निस्बत, ठीक है। इसी वजह से एओर्टा के अंदर वेलोसिटी एरिया कम है ना, A1 V1, तो V1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाकी कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। आपको पता है कि कैपिलरीज और आर्टरीओल्स के अंदर ब्लड इतनी स्पीड से नहीं बहता जितनी स्पीड से एओर्टा के अंदर बहता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये था। अगली चीज़ उसने बताई है इसी फर्स्ट एड वाले ने, वो कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। आप लोगों ने ये इक्वेशन भी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर पढ़ी थी कि फ्लो रेट जो था, टर्मिनल वेलोसिटी वाली इक्वेशन याद होगी थोड़ी सी आपको, क्या थी भला वो, रेजिस्टेंस का एक उसने रिलेशन ड्रा किया था। इसने भी ड्रा किया भाई, रेजिस्टेंस जो है फ्लूइड के लिए, जो रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी पाइप के अंदर, किसी भी लेमिनर फ्लो के अंदर, उसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पाइप एंड फ्लो रेट, ठीक है। यानी कि एक पाइप है, यहाँ पे प्रेशर है, ये P1 है, ये P2 है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो फ्लो इस तरफ होगा हमेशा, ठीक है। अब कितना फ्लो हो रहा है, इन दोनों से के रिलेशन से हम वो करते हैं, ड्रा करते हैं, क्या बोला, रेजिस्टेंस कितनी है। यही चीज़ हम करंट में भी करते थे, क्या करते थे, वोल्टेज इज इक्वल टू IR, इसमें रेजिस्टेंस निकाला तो क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई आई क्या है, करंट है, करंट क्या है, फ्लो है, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनके दरमियान करंट बह रहा है। एक्चुअली क्या है, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी है ये डिफरेंस ऑफ द प्रेशर जो हमने फ्लूइड के अंदर देख लिया है। तो सिंपल इज दैट, रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका है। उसने एक और आगे फार्मूला लिख दिया है पाई, वो भी आपको बता देता हूँ मैं कौन सा फार्मूला है, ये भी आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ा हुआ है, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, कौन सा लिखा उसने, 8 ईटा L बाई पाई R एक्सपोनेंट 4। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा रेडियस होगा किसी कंटेनर का उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। एओर्टा का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ
कैपिलरीज, कंबाइंड कैपिलरीज, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंबाइंड कैपिलरीज से एओर्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है, इसलिए इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जो कैपिलरीज है उसके अंदर क्या होता है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा होता है एओर्टा की निस्बत, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होती है। सिंपल सी बात है। अब कैपिलरीज के अंदर प्रेशर कम है, एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो फ्लो भी एओर्टा से कैपिलरीज की तरफ होता है। ये इसके अंदर बात थी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक और उसने करंट से उठाकर एक इक्वेशन डाल दी इसके अंदर। जब आपको याद होगा हम सर्किट्स बनाते थे, रेजिस्टेंस से आपस में लगाते थे, तो क्या करते थे हम, दो तरीके से लगाते थे रेजिस्टेंस को। या तो हम लगाते थे किसके अंदर, सीरीज में, या लगाते थे हम पैरेलल। ऐसे ही है ना। अब सीरीज वाले लगाते थे, कैसे लगाते थे, R1 प्लस आर, सॉरी बना के दिखाता हूँ, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है, ऐसा लगाते थे। पैरेलल में कैसे लगाते थे हम, ये एक तार आ रही है, यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे एक लग गई, यहाँ पे एक लग गया, ठीक है, याद होगा आप लोगों को ये R1, ये R2, ये R3। जब इनकी हम कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालते थे तो आपस में क्या करते थे, हम इनको जमा करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब पैरेलल की निकालते थे तो क्या करते थे हम, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यानी कि पैरेलल लगाने में इसको लुब्बे लबाब इस बात का ये है कि जब हम सीरीज़ में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाती है, जबकि हम जब पैरेलल लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह कुदरत का निज़ाम है, जो हमारी वेसल्स हैं वो सीरीज़ में नहीं है, वो पैरेलल में है। ठीक है, ब्रांच से ब्रांच निकलती है, वो एक से आगे नहीं जा रही सारी सारी, एक वेसल नहीं है जो घूम फिर के वापस हार्ट की तरफ आ रही है, ये ब्रांचेज हैं, मल्टीपल अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ठीक है, मतलब कि यानी कि अगर ये वेसल है, आगे से इससे दो वेसल निकलेंगी, ठीक है, आगे इससे दो निकल जाएंगी, आगे क्या करेंगी, इससे दो निकल जाएंगी, ऐसे ही है ना हमारा सिस्टम। तो ये पैरेलल सीरीज़ में लगे हुए हैं, यानी कि जैसे जैसे हम एओर्टा से दूर जाते जाएंगे, आर्टीरियोज की तरफ जाएंगे, कैपिलरीज की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। इसी वजह से रेजिस्टेंस कम होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम है तो फ्लो एओर्टा से कैपिलरीज की तरफ होता है। तो बेसिक ये फिजिक्स थी जिसके अंदर ऐड अप हुई पड़ी थी हमारे सर्कुलर सिस्टम के अंदर। तो फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो तो सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, वो तो पूरी कायनात के लिए एक एक चीज़ पे अप्लाई होते हैं। तो इसी तरह ये भी हमारे बॉडी के ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा हाँ, एक और बात लिखी हुई थी, जो पिछले फार्मूला लिखा हुआ था वो था 8 ईटा L पाई R एक्सपोनेंट 4। ये जो ईटा है ना, ऐसे इसकी शेप है। ईटा का मतलब क्या है, विस्कोसिटी है ये। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यार फिर से बनाना पड़ेगा ये, अब एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या था वाला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ईटा L पाई R एक्सपोनेंट 4। ईटा क्या है, इज इक्वल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब विस्कोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ब्लड की है। यहाँ पे हम फ्लूइड जिसकी बात कर रहे हैं वो ब्लड है। ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके अंदर ग्रेनी चीज़ें कितनी हैं। ग्रेनी चीज़ें का मतलब क्या है, सेल्स एंड प्रोटीन्स। सेल्स ज़्यादा होंगे तब भी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है ना। पोलीसाइथीमिया वीरा, पोलीसाइथीमिया के अंदर आरबीसीज बढ़ जाते हैं, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, हाइपर प्रोटीनीमिया, यानी कि मल्टीपल माइलोमा एक डिजीज़ है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स बढ़ जाती हैं। आपको याद होगा ग्लोबुलिन्स बढ़ जाती हैं, हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ जाती हैं, उनकी लाइट चेंज बढ़ जाती हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसी कंडीशन भी है जिसमें हमारी जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, उसका नाम क्या है, एनीमिया। एनीमिया के अंदर सेल्स कम हो जाएंगे, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। या फिर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके अंदर भी क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। खैर ये बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।